गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों देखो हमने आपको पढ़ाया था चैप्टर 13 गोवा एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। ठीक है, तो आज हम फिर वही वाला पाठ आपको रिवाइज करवाएंगे। देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है गोवा एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्यटन का मतलब क्या होता है। पर्यटन मतलब होता है जो पर्यटक यानी कि जो दूर दराज से लोग घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, एक अपने ग्रुप के साथ आते हैं, जैसे भी आते हैं, तो वो मतलब जो बाहरी लोग आते हैं वहाँ की जिस क्षेत्र में घूमने आते हैं वहाँ के बारे में जानने के लिए आते हैं, तो वो जो घूमने के लिए बाहरी लोग आते हैं उनको पर्यटक बोलते हैं। और जिस स्थान पे ये जाते हैं घूमते उसको पर्यटन स्थल बोलते हैं। तो ये गोवा क्या है, एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहाँ पे भारतीयों के साथ साथ विदेशी लोग भी आते हैं और यहाँ का आनंद लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा बीच है। आप लोग जानते ही होंगे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा बीच है, शायद कुछ लोग आप में से कुछ लोग गए भी होंगे। वहाँ बहुत बड़ी बड़ी लहरें भी उठती हैं और वहाँ पे हम लोग वो व्हेल मछली भी देखते हैं। काफ़ी चीज़ें हमको समुद्र में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। देखिए, एक बार मैंने पढ़ा दिया है, फिर भी आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कोंकण क्षेत्र में स्थित, ठीक है, कौन से क्षेत्र में? कोंकण क्षेत्र में स्थित गोवा 30 मई 1987 में भारत का 25वां राज्य बना। ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये आपके जब पीछे क्वेश्चन है तो इनमें यही आंसर आपका आएगा। ठीक है, कि जो गोवा है वो भारत का कौन सा राज्य बना और कब बना। तो कोंकण क्षेत्र में स्थित हम लोगों का आंसर रहेगा गोवा 30 मई 1987 में भारत का 25वां राज्य बना। इसके उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में अरब महासागर है। मीन्स कि जो दिशाओं के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, उत्तर मतलब प्रश्नोत्तर वाला उत्तर नहीं, उत्तर मतलब ये नॉर्थ से लेते हैं। ठीक है, नॉर्थ जो होता है ना, हम लोग डायरेक्शन में पढ़े हुए हैं, तो ये जो नॉर्थ है इसमें क्या है, उसमें महाराष्ट्र है, पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में अरब सागर है। इसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब कितने में फैला हुआ है, तो ये भी हमें याद रखना है कि 3200 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 105 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 105। ऐसे हम लेंगे लंबाई में, तो उत्तर से दक्षिण में 105 किलोमीटर है, और पर्वत से पूर्व में पश्चिम से और कितनी है, लगभग 60 किलोमीटर है। मतलब इधर 60 किलोमीटर बहुत कम है और इसकी लंबाई जो है 105 है, और पूर्व से पश्चिम ये किस में आ जाता है, चौड़ाई में, ये सिर्फ 60 किलोमीटर है। सॉरी। गोवा में अनेक पहाड़ और पहाड़ियाँ हैं, जिनमें सांसागोड़, कटलांची, मावली, बाघेर, मोलेगढ़, मोरपिल्ला, सिद्धनाथ, चंद्रनाथ, दूधसागर आदि प्रसिद्ध हैं। ये किसके नाम है? ये है बेटा पहाड़ और पहाड़ियों के। ठीक है, पहले भी हमने आपको पढ़ाया था तो कहा था कि इनके नाम याद कर लेना। और यहाँ पे एक सबसे ऊंचा पर्वत है जिसे सांसागोड़ कहते हैं। ठीक है, कभी भी कोई पूछ सकता है कि सांसागोड़ पर्वत कहाँ है, तो आप लोगों को पता होगा, याद रहेगा कि हाँ मैम ने पढ़ाया था। तो ये गोवा में है। इन्हीं पर्वतों में से अनेक नदियों का उद्गम होता है। उद्गम मतलब निकलती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर जाकर अरब सागर में मिल जाती हैं। गोवा की नदियों में जुआरी और मांडवी, ठीक है, ये किसके नाम है? नदियों के। जुआरी और मांडवी, जिन्हें पहले समय में अघनाशिनी कहा जाता था और गोमती कहा जाता था। मांडवी को गोमती और जुआरी को अघनाशिनी। ठीक है, ये वहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। कितनी चीज़ें इतने में आपने पढ़ ली, इनके पहाड़ और पहाड़ियों के बारे में भी पढ़ लिया और इनकी नदियों के बारे में भी पढ़ाया। अब क्या है इसमें, गोवा में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जून और सितंबर में के मध्य प्रचुर मात्रा वर्षा होती है, यानी कि ज़्यादा सी वर्षा होती है। जैसे अपने यहाँ भी जून से लेकर सितंबर तक, देखिए अभी सितंबर चल रहा है, कितनी ज़्यादा बारिश हो रही ना, इसी तरह का वहाँ भी मौसम होता है। वहाँ जून और सितंबर के मध्य बहुत वर्षा होती है और तापक्रम यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है। समशीतोष्ण मतलब
सम मतलब समान, शीत मतलब गर्मी, सर्दी, उष्ण मतलब गर्मी। यहाँ सर्दी और गर्मी समान होती है। तो बच्चों आप लोगों को ये भी पता होगा कि जहाँ समुद्र होता है, जहाँ समुद्री एरिया होती है, वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर मतलब तापक्रम, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा नहीं बढ़ता ना ही ज़्यादा घटता है, कैसे इक्वल रहता है। अब यहाँ पे क्या है, तापक्रम 17 सेंटीग्रेड से 35.6 सेंटीग्रेड के बीच रहता है। सेंटीग्रेड का मतलब होता है सेंटीग्रेड, ठीक है। सेंटीग्रेड मीन्स जिसमें हम टेम्परेचर को नापते हैं। प्रचुर वर्षा के कारण गोवा वन संपदा से संपन्न है, मीन्स यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। आम, कटहल, नारियल, काजू, मिर्च मसाले, सुपारी, शकरकंद आदि यहाँ खूब मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पानी वर्षा होती है। तो जहाँ वर्षा होगी, पानी कमी नहीं रही होगी, तो वहाँ पे अच्छी से अच्छी फसल तैयार हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आम में पालपुराद, अल्फोंसो, मानसिराट और मालकेस, ये सब क्या है मालूम है? ये आम की ये जातियां हैं। जैसे हम लोग यहाँ कहते हैं लगड़ा हो गया और लंगड़ा आम, देसी आम, ठीक है। तो वहाँ पे ये आम की बहुत अच्छी सी क्या कहते हैं, ये जातियाँ होती हैं। यहाँ पे काजू से उर्राक और फेनी शराब बनाई जाती है। आपसे कोई पूछे कि फेनी शराब कहाँ से बन के आती है, तो आप बता सकते हैं कि ये गोवा से बनती है। और किससे बनती है? काजू से बनती है, ठीक है। यहाँ का प्रमुख भोजन है मछली और भात। भात मतलब पका हुआ चावल और मछली। गाय, बैल, बकरी, सुअर, भैंस आदि पालतू पशुओं के अतिरिक्त जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ लौह, अभ्रक आदि खनिज पदार्थों की धातुएं जापान आदि अन्य देशों में भेजी जाती हैं, ठीक। यहाँ पे लोहा, अभ्रक, ये जो खनिज पदार्थ के खाने हैं, माइंस हैं यहाँ पे। मतलब ये देखो, लोहा और अभ्रक को कोई हम लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है, वो कच्ची धातु होती है, ज़मीन से निकलती है। और ये जो फिर ये क्या की जाती हैं, जापान में भेजी जाती हैं। वहाँ अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा, तकनीकी के द्वारा इसको अन्य चीज़ों में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे सोना होता है, ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स है, ये हमें मिलता है ज़मीन से। सोने की भी खान होती है, वो तो हमको एक लेयर में मिलेगी। फिर वैसे तो जो हमारा गोल्ड होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन उसमें तांबा वांबा डाल के उसको टाइट कर दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ भी ये जो अभ्रक और लोहा है, ये धातुएँ जापान आदि में भेजी जाती हैं और इनसे विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है, मतलब उनसे उनके बदले में पैसे लिए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन, नारियल के छिलकों की रस्सी, चटाई, मछली पकड़ने का जाल, बांस की टोकरियाँ, ये लघु उद्योग हैं, मतलब वहाँ पे इन सब का काम किया जाता है। प्राचीन काल में गोवा को गोमांतक, गोवापुरी, सुना प्रांत आदि नामों से जाना जाता है, मतलब ये गोवा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा आपका। इसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर, हरिवंश और स्कंद पुराण में मिलता है। भगवान परशुराम ने ब्राह्मणों को बसाने के लिए सागर से भूमि मांगी, ठीक है। तो सागर ने भूमि देने से इनकार कर दिया। अब परशुराम तो बहुत गुस्से वाले थे, उन्होंने क्या किया, अपने बाड़ों से उस जगह को सुखा दिया जहाँ पे ये गोवा बसा हुआ, और जो इससे ज़मीन मिली उसी का नाम गोमांतक हुआ। समझिए कि जहाँ हम लोग गोवा जाते हैं वहाँ पे भगवान परशुराम भी आ चुके हैं, ठीक है। और जहाँ बाड़ों की अवली गिरी उसे आज भी बाड़ावली, स्थानीय भाषा में बेनवली कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, हम देखेंगे, हाँ, तो उसे स्थानीय बाड़ावली या बेनवली कहते हैं। गोवा में शैवाल, शैव मत और शाक्त मत। शैव मत होता है जो शिव जी को पूजता है, शाक्त मत यानी कि शक्तियाँ जो देवी माता को पूजता है, प्रचलित थे, ठीक है, जो आज भी 12वीं शताब्दी में श्री मध्वाचार्य और द्वैत देवी वैष्णव मत का प्रचार किया। यहाँ शिव, विष्णु, लक्ष्मी के साथ ही स्थानीय देवताओं के अनेक मंदिर हैं।
गोवा पर्यटन स्थल तो है ही, ऐसे भी समुद्र के बीच को देखने जाते हैं लोग, लेकिन वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर क्या है, मंदिर भी बने हुए हैं। यहाँ विष्णु शिव लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। गोवा अनेक राजाओं के अधीन रहा, इसका मीन जानते हैं आप लोग। जैसे हमारा जो देश है वो आज आज़ाद तो बात हुआ, लेकिन पहले उसमें अंग्रेज आए, मुग़ल आए और काफ़ी लोग आए और उन्होंने देश पे शासन किया। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यहाँ मौर्य साम्राज्य का प्रभाव या जिससे बुद्धिमत का प्रचार हुआ। यहाँ पे बौद्ध मत यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। ठीक है, गोवा में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है, बौद्ध धर्म के लोग वहाँ पे बसने लगे थे। फिर सातवाहन, चालुक्य, ये सब क्या है, ये डायनेस्टी हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा डायनेस्टी वंश, उसमें पढ़ा है ना सोशल में, उसी तरह से। फिर 14वीं शताब्दी में गोवा मुसलमानों के अधीन रहा। कब रहा, याद रखना, 14वीं शताब्दी में। ये सब क्वेश्चन बेटा आगे आएंगे। ठीक है, इनसे विजयनगर के राजाओं ने गोवा को छीना। किसके राजाओं ने छीन लिया था, विजयनगर के राजाओं ने। विजयनगर के राजाओं को हराकर बीजापुर के आदिल शाह ने गोवा पर राज किया। आदिल शाह नाम याद रखना। ठीक है, सन 1510 में अफोंसो दी अल्बुर्क ने 1510 में, ठीक है, अल्बुकर्क ने आदिल शाह सेना को पराजित किया और गोवा में पुर्तगाली शासन की नींव डाली। ठीक है, पुर्तगाली जो शासन था किसके द्वारा फैला, ये अल्फोंसो दी बुर्क के अल्बुकर्क के द्वारा। उनका शासन 450 बरस तक चला। ठीक है, यानी कि उन्होंने पुर्तगाली शासन जो थे ये अफोंसो दी अल्बुकर्क, इन्होंने वहाँ पे पुर्तगाल शासन की नींव डाली, यानी कि अपना वहाँ पे इसे पुर्तगाल वंश के नाम से बसा लिया। और कितने साल तक शासन किया, इन्होंने शासन किया वहाँ पे 450 साल तक। ठीक है, फिर क्या हुआ, 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेनाओं ने पुर्तगालियों को पराजित करके गोवा को विदेशी सत्ता से मुक्त किया। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेनाओं ने क्या किया, पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। अब देखो यहाँ पे भारतीय है, उन्होंने क्या किया कि पुर्तगालियों को पराजित किया, मतलब उनको वहाँ से भगा दिया और गोवा को विदेशी शासकता से मुक्त कर दिया। गोवा बेचारा इतना छोटा सारा, उसमें देखो कितने कितने लोग बसे आके, सातवाहन डायनेस्टी, चालुक्य, राष्ट्रकूट, सिल्हार, कदम्ब और यादव। ठीक है, फिर उसके बाद पुर्तगाल, इतने लोगों ने वहाँ पे अपना शासन किया। पहले गोवा, दमन और दीव को संघ शासित प्रदेश बनाया। ठीक है, और सन 1987 में गोवा को पृथक राज्य का दर्जा मिल गया, मतलब ये पृथक राज्य, ये अलग राज्य बना दिया गया था। जैसे अभी जम्मू कश्मीर अभी अलग था ना बिल्कुल, अब जाके वो अपने इसमें मिला है भारत में। इसकी राजधानी पणजी या पंजिम है। ये भी आपको याद रखना है कि गोवा की राजधानी क्या है, तो गोवा की राजधानी पणजी है। मडगांव, वास्को, मापुसा, पोंडा, सिरोडा प्रमुख शहर हैं। ठीक है, सावड़े कुछ अन्य प्रमुख शहर हैं। गोवा की विधानसभा में 40 जनप्रतिनिधि हैं। ये भी हमें याद रखना है कि हर एक की अपनी एक विधानसभा होती है। गोवा में कितने हैं, 40। यहाँ से लोकसभा के लिए 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ठीक है, गोवा की मुख्य भाषाएं कोंकणी और मराठी हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे उनकी भाषाओं के बारे में। कोंकणी और मराठी है, इनके अतिरिक्त पुर्तगाली, अंग्रेजी, कन्नड़ भाषाएं भी प्रचलित हैं। देखिए, ये पुर्तगाली अंग्रेजी भाषाएं क्योंकि वहाँ पे ये लोग आए थे, अपना शासन किए थे, तो वहाँ तो उनकी भाषा रहेगी ना। विद्यालयों में हिंदी भाषा अनिवार्य है।
देखो ये कितनी अच्छी बात है ना। शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है। एक विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, इंजीनियरिंग कॉलेज, अनेक पॉलिटेक्निक कॉलेज, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के कॉलेज, अनेक सरकारी और गैर सरकारी महाविद्यालय विद्यालय हैं। ठीक है, गोवा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन देखो कितनी चीज़ें हैं। लगभग 12 लाख की आबादी में 80% शिक्षित हैं। वहाँ पे देखिए एजुकेशन कितनी है, 12 लाख लोग हैं सिर्फ। ठीक है, हमने बताया ना कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें भी 80% लोग कैसे हैं, लिटरेसी, मतलब इतने पढ़े लिखे लोग हैं। गोवा की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, मतलब वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे हैं, हिंदू। इसके अतिरिक्त ईसाई और मुस्लिम तथा कुछ बौद्ध और जैन धर्मावलंबी लोग हैं। वहाँ पे जैन धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म के हैं, मुस्लिम और बौद्ध धर्म के हैं। इन सब के पूर्वज किसी समय हिंदू ही थे। ठीक है, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध धर्म ये सब क्या हैं, हिंदू के ही भाग हैं। इनके पूर्वज जो थे वो हिंदू थे। गोवा के लोग नृत्य कला, चित्रकला, संगीत के प्रेमी हैं। ठीक है, वहाँ पे देखिए जैसे आपके बगल में दिया गया है, ये क्या है, नृत्य कर रहे हैं। वहाँ पे खूब अच्छी चित्रकारी भी होती है और संगीत के प्रेमी हैं। संगीत की धुन पे लोग डांस कर रहे हैं। यहाँ के अनेक संगीतज्ञ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उनको फेमस हो चुके हैं। यहाँ के प्रसिद्ध लोकगीत मांडो, धुलपद, दाकड़ी, ओविदालो और फुगड़ी हैं। ये किसके नाम हैं, ये हैं लोकगीत के नाम, जिनमें ग्रामीण अंचल की झलक मिलती है, मतलब जो गांव से संबंधित होते हैं ये गाने, एवं विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। ओविधालो कब गाया जाता है, ओविधालो जब किसी का विवाह होता है, दाकड़ी जब नाट्य गीत होता है, मांडो एक प्रेम गीत है, कुणबी गीत तबला, ढोलक, सिंबल के साथ गाया जाने वाला युगल, युगल मतलब होता है जब दो लोग गाते हैं। ठीक है, तो ये युगल मतलब होता है जो जोड़े से दो लोग गाते हैं। तो यहाँ के क्या है, ये प्रसिद्ध नृत्य है। अब देखिए बच्चों, महाराष्ट्र का लावड़ी गीत लोक गीत भी यहाँ प्रचलित है। ठीक है, ये लावड़ी गीत बहुत पूछा जाता है कि लावड़ी लोकगीत कहाँ का है, तो ये है महाराष्ट्र का। और अभी तक हम लोग गोवा की बात करते हैं, अब ये है महाराष्ट्र का। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हिंदुओं का जागो जिसमें संगीत और नाटक होता है, ईसाइयों में उसको क्या बोला जाता है, ईसाइयों में उसको नियाम बोलते हैं, तियाम बोलते हैं। ठीक है, गोवा में ईसाई धर्म का प्रचार सन 1542 में संत फ्रांसिस जेवियर ने किया था। संत जेवियर का शव आज भी प्राचीन गोवा के एक प्राचीन गिरजाघर में दर्शनार्थ, मतलब दर्शन के लिए शीशे में रखा हुआ है। देखिए तो बात हमको भी नहीं मालूम थी कि गोवा में ईसाई धर्म का प्रचार किसने किया, संत फ्रांसिस जेवियर। ठीक है, ये कौन से थे, ये देखो इनका चित्र देख रहे हो बच्चों, ये देखो रखा हुआ। बताइए आज तक ये सड़े बड़े नहीं हैं, क्योंकि इतना मसाला वसाला लगा के रखा जाता था कि स्पेशल तरीके से, कि फिर इनकी मिट्टी सड़ती नहीं, जिसको मम्मी बना देते हैं। ठीक है, दर्शनार्थ मतलब दर्शन करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है, चर्च में, क्योंकि ईसाइयों का जैसे हम लोगों का टेम्पल होता है, मंदिर होता है, तो ईसाइयों का क्या होता है, गिरजाघर होता है। यहाँ के ईसाई रोमन कैथोलिक के हैं और इन सभी के हिंदू पूर्वजों का किसी न किसी समय धर्मांतरण हुआ था, मतलब किसी धर्म से किसी धर्म में इनको बदल दिया गया था। गोवा के निवासी सुशिक्षित, सब और शांति प्रिय हैं। यहाँ के हिंदू, ईसाई और मुसलमान सभी में सौहार्द की भावना है। सौहार्द मतलब मैत्री भाव, एक दूसरे से मित्रता रखना। कभी सांप्रदायिक जातीय दंगे यहाँ पे नहीं हुए, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। हिंदुओं की अधिकता के कारण गोवा की संस्कृति पर उनकी छाप है। देखिए गोवा में हिंदू बहुत हैं, इसीलिए क्या हिंदू संस्कृति की वहाँ बहुत बड़ी छाप है। ईसाइयों पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। पुर्तगाल के अनुकरण पर मनोहारी नृत्य एवं
लोकगीतों से गुंजित तथा रंग बिरंगी झांकियों से सुंजित कार्निवाल का महोत्सव यहाँ प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये देखो कार्निवाल का, ठीक है। अब देख रहे हो इसमें कितनी रंग बिरंगी झांकी, कितनी अच्छी लग रही मूर्ति, ठीक है, रंग बिरंगी। ये क्या होता है, एक प्रकार का मेला जैसा लगता है, ठीक है। विवा कार्निवाल, देखो कितना बढ़िया लिखा है, जैसे अपने यहाँ कोई सर्कस वर्कस लगता है ना, ऐसा लगता है कि एकदम इतनी बढ़िया झांकी निकल रही है। ईसाइयों पर पुर्तगाल के अनुकरण कार्निवाल का महोत्सव यहाँ प्रतिवर्ष आज भी धूमधाम से मनाया जाता है। देखो कार्निवाल का इस पार्ट्स में बहुत चीज़ें मिल रही हैं, किंतु इनकी जीवन पद्धतियाँ, इनके जीवन दर्शन अलग अलग हैं। इस प्रकार गोवा अनेकता में, देखो ये विशेषता है इसकी, ठीक है। गोवा अनेकता में एकता व सौहार्द एवं सहिष्णुता का जागता उदाहरण है। गोवा में मुक्ति के बाद प्रचुर औद्योगिक विकास भी हुआ। अनेक दर्शनीय मंदिरों, गिरजाघरों और रमणीय सागर तटों के कारण गोवा देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ का प्राकृतिक सुषमा को देखकर मुग्ध हुए बिना नहीं रहा जाता। मतलब मुग्ध होना कि वहाँ पे क्या होता है कि उसकी मतलब चमक को वहाँ के देख करके हम लोग मुग्ध हो जाते हैं, मतलब उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। मुंबई, पुणे, दिल्ली, हुबली, बेलगांव, गांधीनगर, राजकोट से सीधे रेल द्वारा गोवा पहुंचा जा सकता है। मुंबई, पुणे आदि शहरों से यहाँ पहुँचने के लिए अनेक बसें हैं, ठीक है। मुंबई तक पहुँच जाओ, फिर वहाँ बस सीधा जाती है। बस और कोंकण रेल से यहाँ की यात्रा अविस्मरणीय होती, मतलब कभी ना भूलने वाली। यहाँ के मनोरम समुद्र तट, पश्चिमी घाट की हरियाली, बादलों की लुका छिपी, मतलब बादल निकलते हैं और फिर वो छिप जाते हैं। और यहाँ की जो समशीतोष्ण जलवायु है, मतलब ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। और यहाँ की तहजीब, यानी कि जो वहाँ का मैनर्स है और जो कल्चर है वो एकदम शांत वातावरण का है। प्रत्येक पर्यटक के लिए यहाँ पे क्या है, यादगार बनकर रह जाते। जो भी यहाँ पे पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, वो एक यादगार बन के रह जाते हैं। वो भी बहुत मतलब यहाँ की गोवा की हर एक चीज़ को याद करते हैं। किसने गोवा के बारे में बताया? डॉक्टर गोरखनाथ मिश्र। तो बच्चों कैसा लगा ये पाठ? फिर से इस पाठ को अच्छे से देखना और अपने घर में बार बार इसको पढ़ना, क्योंकि हमें इस पाठ में सिर्फ गोवा के बारे में नहीं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ पे कितने लोगों ने शासन किया, वहाँ की प्रमुख चीज़ें क्या हैं, वहाँ की नदियाँ, पहाड़, इस छोटे से पाठ में हमें गोवा की बहुत ढेर सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो भी हम भेजते हैं उसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। बाय बाय बच्चों।